दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, क्या भारतीय विदेश नीति आदर्शवाद से व्यवहारवाद की ओर रूपांतरित हो रही है? अपने तर्कों के समर्थन में यथोचित उदाहरण दें। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो मैं मेंस का सीरीज़ दे रहा हूँ, अभी जो कल पीसीएस का मुख्य परीक्षा समाप्त हुआ है, उसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो हमने आप लोगों को अभ्यास करवाया है, इसमें से डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। एक आध शब्द प्रश्न में इधर उधर हुआ है। निबंध में मैंने साहित्य पे एक निबंध दिया था, उसमें से सीधे पूछ लिया गया है। तो आप लोग अभ्यास करते रहें, इसका आपको आने वाले अगले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो किस तरह से हमारी विदेश नीति बदल रही है, उस पर चर्चा करनी है। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की विदेश नीति समानता, गुटनिरपेक्षता, अहिंसा, मैत्री एवं सह अस्तित्व, पंचशील और अहस्तक्षेप जैसे उच्च आदर्शों से अभिप्रेरित रही है, जिसे नेहरूवादी विदेश नीति की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, कोई भी विदेश नीति राष्ट्रीय हित से ही बनती है। जब हम गुलामी के लंबे सफ़र के पश्चात आज़ाद हुए तो हमारे सामने कई प्रकार की आंतरिक चुनौतियां थीं। हमें अपने नागरिकों को भोजन देना था, हमें अपनी नए नवेली सीमाओं की रक्षा करनी थी, हमें कई ऐसे समस्याओं का निदान करना था जिससे हम पहले अपने जनता और अपनी जो हमारी भूमि है, हमारा क्षेत्र है, उससे हम सुरक्षित रख सकें। तो इसलिए नेहरूवादी विदेश नीति संज्ञा अगर सहअस्तित्व, पंचशील, हस्तक्षेप, गुटनिरपेक्षता दिया जाता है तो उस समय की वो आवश्यकता थी। परंतु मौजूदा परिस्थितियों में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनके आधार पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि भारतीय विदेश नीति आदर्शवाद से व्यवहारवाद की ओर रूपांतरित हो रही है। परंतु यदि इसका सूक्ष्म अवलोकन करें तो इसमें आदर्शवाद से विचलन कम, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा अभिप्रेरणा अधिक दिखाई दे रही है। कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन रहा है, किंतु वर्ष 1962 में चीन से युद्ध के दौरान वह अमेरिका एवं ब्रिटेन से सहायता लेने में नहीं हिचका। इसी प्रकार भारत ने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि की। दरअसल इन कदमों को उठाने में भारत ने किसी प्रकार की शर्त स्वीकार नहीं की और अपनी निरपेक्ष नीति का पर अडिग रहा। यानी हम अपने हिसाब से विदेश नीति को अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर मैंने सोचा और ध्यान दिया। मैं किसी के नीचे जा कर के उनके शर्तों के अनुसार झुक करके मैंने किसी से कोई शर्त या किसी से कोई संधि नहीं की। भारत की विदेश नीति दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के विरुद्ध है, परंतु भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं की उपस्थिति का विरोध नहीं किया। तो
तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत ने हस्तक्षेप की नीति को स्वीकार कर लिया है। दरअसल समर्थन के पीछे का तर्क यह था कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के अनुरोध पर अपनी सैन्य टुकड़ी भेजी थी। अब कोई देश बुलाएगा, कोई देश सहायता मांगेगा तो एक देश के नैतिक दायित्व हो जाता है कि उसका समर्थन करे। जैसे कि मैंने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का समर्थन करके उनकी आवश्यकताओं के लिए हम उनके साथ खड़े हुए और एक नया देश बांग्लादेश सामने आया। तो किसी पर अगर अत्याचार हो रहा है और वो आपके यहाँ शरणार्थी हो जाता है, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ शरणार्थी 71 में हो गए थे, तो हमारी मजबूरी हो गई, हमें उन्हें साथ देना पड़ा। तो इसका यह मतलब नहीं कि मैंने पाकिस्तान में हस्तक्षेप किया, उसका बीज खुद पाकिस्तान ने बोया था। लोकतांत्रिक शक्तियों का समर्थन भारतीय विदेश नीति का आदर्शवादी विचार है, किंतु म्यांमार में सैन्य जुटा सरकार से संबंध स्थापित करके भारत ने यथार्थवादी विदेश नीति का परिचय दिया है। वस्तुतः सैन्य जुटा सरकार से समर्थन रखकर ही भारत म्यांमार में लोकतंत्र स्थापना हेतु कुछ सहयोग कर सकता था और सैनिक सरकार के संबंधों के बावजूद वहां लोकतंत्र के लिए संघर्षशील नेत्री आंग सान सू की को भारत के समर्थन में कोई कमी नहीं आई है। मतलब हम लोकतंत्र का समर्थन चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो भी शासन वहाँ कर रहा हो वो धीरे धीरे लोकतंत्र की तरफ बढ़े या तो लोकतंत्र को स्वीकार करे। और जबकि वहाँ की जो संघर्षशील आंग सान सू की हैं, हम उनका मदद जिस तरह से कर रहे थे आज भी कर रहे हैं, हमने उसमें कोई कमी नहीं की है। उल्लेखनीय है कि भारत ने पाकिस्तान के सैन्य शासकों के साथ भी राजनीतिक संबंध कायम रखा और कश्मीर समस्या के समाधान के लिए वाजपेयी सरकार ने जनरल मुशर्रफ के साथ आगरा वार्ता का आयोजन भी किया था। भारत द्वारा श्रीलंका में सेना भेजने को आदर्शवाद से विचलन का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है, किंतु भारत ने मानवीय आधार पर श्रीलंका में जाफना के पीड़ित जनता के लिए राहत सामग्री पहुंचाने हेतु ऐसा किया जाना आवश्यक समझा था। मैंने जैसा कि कहा कि यदि कोई आपकी शरणार्थी हो जाता है या मानवीय आवश्यकता या मानवीय आधार पर अगर साथ देने की ज़रूरत पड़ती है तो एक देश को थोड़ा सा मानवीय आधार पर मदद करने की आवश्यकता होती है, तो भारत ने उसको किया। निशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थन होते हुए भी भारत ने अणु अप्रसार संधि एवं व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और 1974 में पुनः वर्ष 1998 में अणुशक्ति का परीक्षण किया। यह मात्र यथार्थवादी की अभिस्वीकृति नहीं है। दरअसल भारत इन संधियों को विभेदकारी मानता है और भारत का नाभिकीय विकल्प उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अंग है। भारत ने सदैव परमाणु अस्त्रों के प्रथम प्रयोग न करने की नीति का समर्थन किया है। वही पाकिस्तान के पास, चीन के पास परमाणु बम है, हमारे पास नहीं होता, वो हमको मार देते या हम पे दबाव बनाते, तो हमने बना लिया। हमारी भी तो सुरक्षा की आवश्यकता है। पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद के विरुद्ध उनकी दृढ़ नीति के तहत उठाया गया कदम है। इजराइल, फिलिस्तीन, अरब, ईरान, रूस, अमेरिका, चीन, जापान से भारत के संतुलनकारी संबंधों को भले ही यथार्थवादी दृष्टिकोण कहकर आलोचना की जाती है, किंतु परस्पर विरोधी शक्तियों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति का परिचायक है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सभी के संबंध रखने को असली गुटनिरपेक्षता कहा था। उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भले ही देशकाल की परिस्थितियों के अनुरूप अपने राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में भारत ने यथार्थवादी विदेश नीति का अनुसरण किया हो, किंतु यह कभी भी विदेश नीति के मूल आधार स्तंभों से विचलित नहीं हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताना है कि हम किस तरह से धीरे धीरे परिवर्तन जरूर किए, लेकिन वो समय की आवश्यकता थी और उसके लिए राष्ट्रीय हित से बढ़ करके कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। हमने वही किया जो हमारे देश के लिए उचित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।